मैडम प्लीज अनम्यूट। बाहर चलो ठीक है। चलो इसको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए ये क्या है, किसने लिखा है, क्या है। आपने भी पढ़ा है? हाँ बताओ। और किसके बारे में लिखा है, क्या है इसमें? हाँ, इसमें बचेंद्री पाल ने अपना स्व अनुभव लिखा है, जो हाँ अपना खुद का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया था, जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने अनुभव किया। बेटा बहुत पीछे मत जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठ रहे? वो उन्होंने लिखा है। बचेंद्री पाल कौन थी? हाँ, एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, उनको उनके बारे में ये है कि वो रहती कहाँ थी, वहीं पर रहती थी उत्तराखंड में। वहां पर पहाड़ी होता है, ये पहाड़ी एरिया है वो, तो उनके घर से कुछ समय के लिए वो नीचे रहती थी। तो नीचे से पहाड़ पर, आप लोगों को पता है पहाड़ पर नॉर्थ साइड यानी उत्तराखंड में, उत्तरांचल साइड में किस तरह का लोग रहते हैं? पहाड़ी है, वहां पर पहाड़ी है। तो पहाड़ी पर ये भी पता होगा कि सामान वहां नीचे से जाता है। लोग जो अपना ये सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, लोग उसको, वो आदमी लोग होते हैं, वो सिलेंडर ऊपर ऐसा पकड़कर और पहुंचाते हैं, ऊपर तक गाड़ी नहीं जाती। उसी तरह से स्कूलों में जाने के लिए भी बच्चों को पहाड़ी पर या चढ़कर जाना पड़ता है। रहते तो नीचे साइड में पहाड़ उसके लिए, या फिर कुछ लोग ऊपर रहते हैं तो उनको नीचे आना पड़ता है। ऐसा वो राउंड राउंड करके पहाड़ी में जाने का होता है। तो बचेंद्री पाल वहीं की हैं, और वो पहाड़ी पर चढ़ने का उनको एक्सपीरियंस था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। उनके भाई जो थे वो क्या करते थे, छोटे भाई को तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन बचेंद्री को बोलते थे कि नहीं तुम नहीं जाओ, मतलब ऐसा था। बचेंद्री को लगता था कि मुझे क्यों मना कर रहे हैं, भाई को बोल रहे हैं मुझे क्यों मना कर रहे हैं। और वो एक क्या थी, साहसी बोल सकते हैं कि उनका खुद का एक इंटरेस्ट भी था कि मुझे पहाड़ पर चढ़ना है, और जब इंटरेस्ट होता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या, वहां पर जाने के समय उनके साथ क्या हुआ, कैसे गई, पूरी स्टोरी उन्होंने वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ से पहले लेखक या लेखिका या कवि का पढ़ते हैं परिचय। तो इसमें देखिए बेटा, बुक लाए हो कि नहीं आप? अच्छा, सही से बैठ जाओ दोनों लोग इसमें। देखो आप, क्या हुआ अभी भी आप ठीक नहीं लग रही क्या तबीयत? बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरे संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके छुटाना पड़ा। मतलब बच्चे बहाना पा जाए कि पैसे नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, लेकिन क्योंकि उनको पढ़ने का मन था, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, इसलिए वो सिलाई कढ़ाई करके खुद की पढ़ाई आगे की। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। सहमत मतलब उनके पिताजी को कहा कि अगर वो आगे पढ़ रही है तो उसको और पढ़ाइए, ऐसा करके उन्होंने उनको सहमत किया। आपको पता है मराठी में जुलाई कैसे लिखते हैं? मराठी कैसे लिखा जाता है? मराठी में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन बेटा ये गलती यहाँ पर आप लोग मत करिएगा, हिंदी में जुलाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है,
अप्रैल का भी कुछ मराठी में अलग टाइप का लिखते हैं, अप्रैल लिखते हैं ना, अप्रैल ऐसा शायद ऐसा लिखते हैं क्या? कैसे लिखते हैं? नहीं पता? नहीं, मुझे लगा कि शायद मतलब ऐसा मैंने देखा है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका तो पता है। तो आप लोग जब भी ये लिखना तो हिंदी में ही लिखना, कोई भी हिंदी में जो लैंग्वेज जिसमें दे रहे हो, जैसे मराठी में दे रहे हो तो मराठी में लिखो, हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में ही लिखो, तो जुलाई इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। मतलब इनका इतना इंटरेस्ट था, ये हर चीज में आगे बढ़ती थी, समर्पण भाव जो था, इसकी वजह से ये प्रथम भारतीय महिला बन पाई एवरेस्ट पर जाने वाली। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई आप क्यों कर नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी या बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं, ऐसा वो सोचती थी। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार, अब उनकी इच्छा जो पहाड़ों पर चढ़ने की थी बचेंद्री की, वो कैसे पूरी होती रही? क्योंकि वो बचपन से ही पहाड़ों पर रहती थी। हाँ, इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस दिखाने वाली महिलाओं की खोज शुरू हुई। यहाँ पर क्या था, मतलब जेंट्स तो जाते ही जाते थे, लेकिन महिलाओं की खोज शुरू हुई कि कौन इतना इंटरेस्टेड है वहां पर जाने के लिए, कौन लेडी वहां जाना चाहती है। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलता पूर्वक चढ़ी। जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी उस समय वो इतना चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया मतलब चढ़ने की तैयारी की, ठीक है। ये आगे और भी है, बड़ा लंबा चौड़ा। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं कलमबद्ध किया है, मतलब खुद से उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी कदमों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। मतलब इस पाठ को पढ़ने से ऐसा लगता है, कैसे वो पढ़ो तो ऐसा लगता है कि मैं सामने से उसको देख रहा हूँ या मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ, ऐसा फील होता है। मेन चैप्टर पर आ जाओ। अब पहाड़ पर जाना आसान है क्या? पहाड़ पर जाने के लिए क्या, जितना ठंडा जगह रहता है उतना ही सांस की प्रॉब्लम आती है ना, तो ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। क्या करती थी बेटा, वो बताया गया ना कि पढ़ाई उनकी हुई, उसके बाद वो पर्वत शिखर पर उनको जाने का मौका मिला, वो वहां पर गए। उसके बाद प्रोफेशन का तो बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों, आपको कुछ पता है इसके बारे में? देखो यहाँ पर क्या है, 10वीं पास करना, अच्छा ये तो उनके प्रिंसिपल ने है, वो लेखन कार्य करती थी। हाँ, प्रोफेशन उनका था लेखन कार्य करती थी।
बीएड का फायदा ये हुआ कि वो, अभी मैं उनका डिटेल निकालूंगी, अभी मुझे इस समय फिलहाल पढ़ा तो है मैंने उनके बारे में, लेकिन अभी तुरंत नहीं याद है, मैं आपको डिटेल निकाल कर फिर बताती हूँ। उन्होंने पढ़ाई की, बीएड किया, टीचिंग भी शायद उन्होंने किया था, लेकिन एग्जैक्टली कितना क्या क्या कहाँ किया वो मुझे इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो बीएड करने के बाद जैसा कि ये फेमस क्यों हुई, क्योंकि वो पहली प्रथम भारतीय महिला थी जो कि एवरेस्ट पर गई, इसलिए वो ज्यादा फेमस हो गई। ठीक है, बाकी तो लेखन कार्य करती थी, और उन्होंने साइड में जैसे बाकी के लोग के लिए है ना कि वो अध्यापक रहे हो, प्रधान अध्यापक रहे, ऐसा है उस टाइप का इनके बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं, और मुझे अभी याद नहीं, पढ़ा तो है मैंने लेकिन अभी याद नहीं। चलिए आगे देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब उन्होंने मेरी शिखर यात्रा, मतलब ये पाठ को लेखिका ने ही लिखा है, मतलब बचेंद्र पाल ने ही लिखा है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, शीर्षक ऐसा पड़ा है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप, अब क्या था कि कई ग्रुप बनकर जाते थे ना, तो उस तरह से लेखिका बताती है कि हम मेरे से पहले, मतलब हम मेरे जाने से पहले, अग्रिम मतलब पहले, एक दल चला गया, पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। हिमपात मतलब जब पहाड़ों पर जाइए, यहाँ पर जहाँ पर बर्फ गिरती है तो कैसे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो वो रास्ता बनाना पड़ता है पहाड़ियों पर जाने के लिए, तो वही है, वो लोग पहले ही चले गए थे ताकि हिमपात के रास्ते को साफ कर सके, रास्ता बनाया जा सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था, नाम है ये, नमचे बाजार जो नाम है, जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, निहारा मतलब देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका ने क्या कहा कि सागर माथा नाम मुझे अच्छा लगा, नेपालियों ने इसको इस नाम से पुकारा है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल, यहाँ पर क्या है, बड़ा पुल। अब बर्फ जो है, जब बर्फ कैसे जमती है वो आप लोगों ने देखा होगा, इसमें न्यूज वगैरह में दिखाते हैं ना कि बर्फ गिरती है तो सॉफ्ट सॉफ्ट से ऐसे गिरती है, और गिरने के बाद वो एक के ऊपर एक जमती जाती है, तो उसका अलग अलग शेप, फ्लावर टाइप का ऐसा बन जाता है ना, जिसके ऊपर गिरता है उसी तरह का उसका शेप होने लगता है। तो उसी के लिए है यहाँ पर कि मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। मतलब कितनी स्पीड में जब हवा चलती थी, कितनी 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, तब वो बर्फ उड़कर एक जगह पर जम जाता था, जिससे ये आकार बन जाता था। बर्फ का यह कश 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब मौसम खराब होता था तो इन पहाड़ रास्तों पर उनको जाना पड़ता था, तो ये सब चीजें उनको झेलनी पड़ती थी। यह मुझे डराने के लिए काफी था। अभी लेखिका क्या बता रहे हैं, इतना सब सुनने के बाद कोई भी होगा डर जाएगा कि वहाँ ऐसा बर्फ पड़ता है, ऐसे रास्ते की प्रॉब्लम आती है। तो लेखिका ने कहा कि यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। इतना सब सुनने के बाद मैं घबरा सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वहां तक जाने की एक अलग इच्छा थी। यहाँ पर क्या है, विचित्र रूप से आकर्षित थी और इनकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, अब लेखिका ने लिखा कि पेरिस क्या वो जगह का नाम है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें स्खलन के कारण हुई एक शेरपा हिमस्खलन। स्खलन मतलब खिसकना, किसी चीज का अपने स्थान से वो स्थानांतरण होता है बेटा। स्थानांतरण मतलब परिवर्तित होना,
वो स्खलन मतलब खिसकना, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जब चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने मतलब खिसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ का चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए। ये कहीं तो क्वेश्चन में शायद है कि कितनों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। तो 16 शेरपा कुलियों की क्या हुई थी, घायल हुए थे और 4 की मृत्यु हुई थी। सॉरी, कितने की मृत्यु हुई थी, उल्टा मैं बोल गई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हुई थी और 4 घायल हुए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद मतलब दुख, ठीक है, तो देखकर हमारे नेता कर्नल फुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। किसने कहा था? कर्नल फुल्लर ने कहा कि ऐसे बड़े काम को करने के लिए घायल का मतलब ये तो होता है, कभी-कभी इंसान को मृत्यु भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उपनेता प्रेमचंद वो कौन थे? अग्रिम दल, जो इनके पहले का जो दल गया हुआ था, स्टार्टिंग में था ना कि हमारे एक दल हमारे आगे गया हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए, वो वापस आ गए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, मतलब उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो उन्होंने क्या बताया? 6000 मीटर तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया, जो कि साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। कैसे किया गया है? पुल बनाया गया है, रस्सियां बांध दी गई, मतलब कि ऐसे कोई किनारे ढीले नहीं। आपको पता होगा बेटा पहाड़ी का रास्ता कैसा होता है, ऐसा सीधी रोड तो नहीं होती, कैसे होता है वहां का रास्ता पहाड़ी का? हाँ, ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा स्ट्रेट तो नहीं जाते, तो उसके लिए ऐसा घूम घूम कर होता है, राउंड राउंड, और वो भी बहुत पतला होता है। अगर आप लोग इधर आए हैं, इधर गए होगे ना, शिरडी गए होगे, तो यहाँ पर सतारा के आसपास कितना मतलब वो रोड पतली सी ऐसे ऐसे राउंड राउंड से सर्पाकार होती है ना, तो उस तरह से। और बाकी उधर और ऊंचाई पर जाने पर तो और पतली पतली ऐसा पतला रास्ता होता है, तो डर लगता है कि गाड़ी गिर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि वो रास्ता साफ कर दिया गया है, झंडी लगा दी है। झंडा कैसे? पहचान के लिए, ये इधर से ऐसा ऐसा रास्ता है, उसके पहचान के लिए झंडी लगा दी गई है। हाँ, झंडियों से रास्ता चिन्हित मतलब निशान बन गया है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है, मतलब उसके बारे में जान लिया। जायजा लेना मतलब इंफॉर्मेशन मतलब उसके बारे में जान लिया गया कि कहाँ पर खतरा है, क्या है, वो सब पहले से पता कर लिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। यहाँ पर एक चीज आपको पता चला, ग्लेशियर किसकी नदी है? बर्फ की नदी है, और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक जो हुआ है, रास्ता जो साफ किया गया, जो चिन्हित किया गया, बर्फ के गिरने से वो खराब भी हो सकता है, फिर से करना पड़ सकता है, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ तक क्लियर सबको? समझ में आया? बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब लेखिका क्या लिखती है? बेस कैंप में पहुंचने से पहले, अभी वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। रास्ते में जाते जाते कोई ठंडक की वजह से, वहां का क्लाइमेट अलग है, नॉर्मल अलग होता है, तो कोई ठंड से मर गया, कोई बर्फ की चट्टान मतलब वो चट्टान के खिसकने से मर गया, मतलब इस तरह से अलग अलग तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो उसी तरह से बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली।
जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। जलवायु मतलब वहां का वातावरण जो था वो अनुकूल नहीं था, नॉर्मल जैसा नहीं था, इसकी वजह से एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब आशाजनक मतलब इनको उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऊपर भी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बीच में एक एक लोग लुढ़क रहे हैं, तो क्या भरोसा कि हम भी ऊपर तक पहुंच सकते हैं, बीच से हमारा भी कुछ हो जाएगा। इस तरह से विश्वास नहीं हुआ। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। ये किसने कहा? लेखिका बोल रही है कि एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, मतलब एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस से, ऐसा नहीं पास से नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की मतलब हैरान होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। मतलब वहां की जो टेढ़ी मेढ़ी नदियां और वहां उस स्थान का नाम है ये लोत्से और नुत्से, घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती यानी देखती रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात, हिम मतलब बर्फ, पात मतलब उसका गिरना, ठीक है। तो हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित, मतलब ऐसा नहीं कि तरीके से नहीं गिरता, कहीं से कुछ भी गिर जा रहा है। बर्फ के गिरने का क्या क्या देखेगा कि यहाँ से गिरना है, यहाँ से गिरना है, नहीं, जैसा हुआ वैसा वो अव्यवस्थित, कहीं से भी गिर जाता था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ के टुकड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। तत्काल मतलब उसी समय वो गिर जाती, और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती। और भी जो कारण होते थे उसकी वजह से भी वो खतरनाक स्थिति वहां की बन जाती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार पर गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब यात्रा के दौरान, हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब इनको क्या पता चला कि हमारे इस यात्रा, प्रवास मतलब इस यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही, आरोही मतलब चढ़ने, आरोही मतलब ऊपर चढ़ना, अवरोही मतलब नीचे आना। तो जो हम लोग चढ़ने वाले हैं, हम लोग जो ऊपर चढ़ने वाले हैं, उनको वो डेली कितने लोगों को छूता रहेगा। यहाँ तक समझ में आया ना बेटा? आगे देखिए। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में भी है डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या कुछ ऐसा करके है, तो वही है कि अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टू और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। विस्तृत जानकारी देना मतलब पूरी तरह से जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात के कैंप 1 तक सामान्य रूप पर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोगू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। लेखिका क्या लिख रही है? रीता गोगू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर काम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। यहाँ पर क्या कहा है कि जब पता चला, कर्नल खुल्लर को पता चला कि हम लोग बेस कैंप पर पहुंच गए हैं, तो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि हम 2 ही महिलाएं थी जो वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। अंगदोर्जे, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। और ये सब नाम है बेटा, लोब्सांग, अंगदोर्जे और गगन बिस्सा, ये सब नाम है। अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने बेस कैंप 4 लगाया। अब ये कैंप क्या है कि सीधा एक दिन में तो जा नहीं सकते थे,
तो बीच बीच में कैंप लगा रहे थे, ठीक है, कि यहाँ रुकेंगे, आज यहाँ रुकेंगे, फिर वहां रुकेंगे, फिर वहां रुकेंगे, इस तरह से वो बनाते हुए जा रहे थे। तो वही यहाँ पर है कि 700 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी, मतलब इससे लगा कि चलो हम लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हैं, आप पहुंच जाएंगे, ये संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग ने अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ मेरे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा गुरु से बातचीत की जाए। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी दल में शेरपा और ये लोग हैं जाने वाले, उन लोगों से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे इसका पहले से कोई अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ये भी आपके बुक में क्वेश्चन है। यही तेंजिंग ने क्या कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984, 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बड़े तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोग शाम तजारी मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मतलब एक टेंट में तो सभी तंबू, मतलब समझ रहे हैं ना, टेंट वो जो बड़ा लगता है, तो टेंट इतना बड़ा तो लगा नहीं था, शादी वाला टेंट तो था नहीं, बड़ा सा लगा दिया, उसमें 500-1000 लोग आ रहे हैं। छोटे छोटे कैंप लगते हैं ना, जैसा आप लोगों ने स्काउट गाइड का कैंप देखा होगा, तो उस तरह का कैंप होता है। तो उसमें एक बार में जैसा कैंप लगा के छोटा बड़ा उस तरह से 3, 5 या 8, 10 बस, इससे ज्यादा नहीं, तो इस तरह से लोग रह सकते थे। तो वही इसमें है कि बाकी लोग दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:20 यानी 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। मतलब धमाका हुआ, पहले तो गिरा, वो गिरने का धमाका हुआ, और वो क्या था, बर्फ का गोला ऐसा था, और उनके सिर से टकराया, फिर वो पूरा उनकी बॉडी के ऊपर से ऐसा निकल गया। मेरी नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। आपको पता है ठंडी जगह पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, विंटर सीजन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब बहुत ठंड हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, वो ब्लोअर और ये सब चीज देते हैं ना। ऑक्सीजन तो बेटा नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, ऑक्सीजन तो बीमार के लिए है। लेकिन पहाड़ी पर जाना है आपको, माउंटेन पर जाना है, तो वहां पर ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो विंटर सीजन में जहाँ नॉर्थ में ठंड पड़ती है, तो वहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड, मतलब गोला, पिंड मतलब गोला होता है। तो पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमकुंड बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय कुंड ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए
हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। मतलब जब वो पत्थर का टुकड़ा उसका बर्फ का गोला ऐसा टुकड़ा आया तो पूरे कैंप को तहस नहस मतलब नष्ट कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब उससे चोट तो सबको लगी, लेकिन आश्चर्य की बात कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, और कभी जरा सा भी इंसान गिर गया तो उसकी डेथ हो जाती है। वो होता है ना, इसी जगह पर किसको मानते हैं, क्या बोलते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल लबाका कर सके जो जग बैरी। वो तो इसी के लिए बोला गया। लेकिन अगर किसी को मरने का समय नहीं हुआ है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी आफत है वो बच जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हुआ कि इतना बड़ा आया, सबको नुकसान तो सबको हुआ, चोट तो सबको लगी, लेकिन आश्चर्य इस बात की कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोकसांग अपनी सृष्टि की मदद से हमारे, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है आपके बुक में, ये लोकसांग ने किसकी मदद से तंबू का रास्ता साफ किया, तो यहाँ पर है लोकसांग अपनी सृष्टि की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर और का सीधा अर्थ था मृत्यु। मतलब थोड़ी सी भी देर अगर और हो जाती तो मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हुए। यहाँ पर क्या था कि लेखिका के चारों तरफ वो बर्फ था, फिर उसकी खुदाई करके लोगों ने लेखिका को बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप के ऊपर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद बन के बनाए स्ट्रेचर पर, खुद की बनाई स्ट्रेचर तो पता है कि पेशेंट को उस पर लिटा कर ले जाते हैं, तो वहां तो कोई हॉस्पिटल या ऐसा एम्बुलेंस तो थी नहीं, तो ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि उस पर उसको लिटाकर और फिर नीचे ले आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। मतलब ये ऐसा जो उन्होंने किया है बहुत ही हिम्मत का काम था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? कर्नल खुल्लर ने जिसे पूछा लेखिका यानी मजेंद्र पाल से पूछा कि क्या तुम भयभीत मतलब डरी हुई, क्या तुम डरी हुई हो? जी हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? फिर कर्नल खुल्लर ने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो? लेखिका ने क्या कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। लेखिका क्या है बोलती है कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मना किया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। यहाँ पर बेटा नाम है की, जय और मीनू। ये जो की है ना, ये नाम है। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ भी चढ़ाई करनी थी। अभी वो लोग कहाँ थे, बहुत पीछे थे। और लेखिका चिंतित क्यों थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हीं लोगों के साथ उनको जाना था। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वो लोग पीछे क्यों थे? ये लोग पीछे क्यों थे? पीछे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सामान लिया था और ऑक्सीजन कम लिया था। ठीक है, इसकी वजह से वो लोग पीछे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तब क्या होती है कि मैं मदद करने के लिए वो उतना, अभी वहां पर क्या होता था, बर्फ को पिघलाकर तब पानी बनाते थे, तब लोग ब्रश करते, मतलब इतना वहां बर्फ ही जब इतना ठंड है तो पानी बर्फ ही बन जाता है, पानी तो हो नहीं पाता। तो वहां पर क्या था कि लेखिका ने क्या किया,
उन्होंने थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। मतलब कि जय और मीनू तीनों थे ना, तो मीनू पहले ही आ गया, उससे वो मिले। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्थल की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश। यहाँ है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब बेटा कृतज्ञता उपकार मानना, है ना। किसी के किए हुए उपकार को मानने को क्या बोलते हैं? कृतज्ञता। क्यों माना? क्योंकि उसको गरम गरम इन्होंने पीने के लिए दिया। ठीक है, हाँ। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का क्यों रह गया? कि ये क्यों, हाँ नहीं, ये क्यों आ रही है, मतलब ऐसा क्यों आ रही है, वह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंगे, मतलब वापस क्यों आई, वो ऐसा पूछता है। मैंने उससे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय पदार्थ मतलब पीने की चीज को पेय पदार्थ, जैसे खाने की चीज को क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। उसी तरह से पीने की चीज को पेय पदार्थ बोलते हैं। तो उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू, यहाँ तक क्लियर ना सबको बेटा? आगे देखिए। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब ये साउथ पोल जो है ये कैसी है? पृथ्वी पर बहुत ज्यादा कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। लेखिका क्या बताती है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं 4 बजे, अगले दिन सुबह मैं 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। यहाँ पर वही है ना कि पानी होता नहीं है, बर्फ पिघला कर ही उसको पानी बनाते हैं और फिर उसको जिस चीज में भी प्रयोग करना है करते हैं। तो लेखिका ने क्या किया? बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5 बजे और अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर्जी कौन है? वो लेखिका के साथ में जाएंगे पहाड़ वहां पर, हिमालय पर। ठीक है, वो साथ में, और वहां पर कोई नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। इसमें क्या कहा गया कि अंगदोर्जी ने तो इतना सोच रखा था कि वो बिना ऑक्सीजन के जाएगा और वो जाता, लेकिन उसके लिए क्या था कि वहां जाकर रुकना मुश्किल था। चलते चलते जाता और उसी दिन वापस आ जाता, तब तो वो बिना ऑक्सीजन के ठीक था। नहीं तो वहां जाकर रुकने का और ऑक्सीजन भी ले लेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना इतने ठंडी जगह में रहने का। तो इसलिए वो सुबह मतलब एक दिन में जाकर और उसको वापस आना जरूरी था। ऑक्सीजन, हाँ, अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। आपको पता है कि ठंड में पैर बहुत ठंडे पड़ते हैं, उसके लिए गर्माहट की जरूरत होती है ना। आपको अगर ठंडी जगह में आप लोग गए होंगे तो बिना हाथ उस ठंडी में हाथ पैर भी काम करना बंद कर देता है। उसके लिए हमें या तो सेकाई करनी पड़ती है या गर्म चीज खानी पीनी पड़ती है। तो वही यहाँ पर था कि ऑक्सीजन न लेने के कारण उसका पैर ठंडा पड़ जाता था। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। मतलब ऐसा करने के लिए या तो वह उसी दिन जाता और शाम तक वापस आ जाता, या तो फिर अपने प्रयास छोड़ देता, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वहां पर लोग जा नहीं सकते, मतलब जाकर रुक नहीं सकते थे कि जाए और रुके और फिर नेक्स्ट डे आए।
सेम डे जाकर सेम डे वो आ सकते थे। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। मतलब उसमें क्या, जब ये 4 बजे उठकर लेखिका बाहर जाती है, वो बाहर रहता है और अकेला है और कोई नहीं है, और ये भी था कि वो बिना ऑक्सीजन के जाना चाहता है और दिन भर में वापस आना है। तो इसलिए वो क्या चाहता था कि अभी से चढ़ाई, यानी जल्दी से सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे, दोपहर तक पहुंच जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, ऐसा सोचकर वो जल्दी जाना चाहता था। तो वही यहाँ पर है कि वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ चल जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य मतलब बहुत मुश्किल का काम होगा। इसके अलावा यदि अंदोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। अगर उसके पैर ठंडे पड़ गए, आपको पता होगा कि जब हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो काम नहीं करते, हाथ ठंडा होता तो हाथ नहीं काम करता, पैर ठंडा होता तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस सुन्न हो जाता है ना, वो काम नहीं करता। तो उसी तरह से था कि या तो फिर वो वहां पर दिन भर में आ जाता, नहीं तो फिर वो जा नहीं सकता था। उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंग्रेजी पर विश्वास था। लेखिका क्या बता रही कि इतना सब होने के बाद भी मुझे उस पर विश्वास था और साथ ही मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी यहाँ पर अंदोजी और लेखिका के अलावा और कोई उस समय जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत सुबह बहुत जल्दी था। ठीक है, सुबह 6:20 पर जब अंदोजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। दिन ऊपर चढ़ा था, धूप निकलने वाली थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक। मैं अपने आरोही उपस्तर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्तर मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो पहनते हैं ना, बर्फ पर जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, तो हाँ ये तो वही उसने क्या बोला कि आरोही उपस्तर मतलब उसको पहनकर मैं सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग्रेजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं। मतलब अंग्रेजी और लेखिका दोनों साथ साथ चल रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। फावड़ा जानते हैं, बर्फ आप लोगों ने वो न्यूज वगैरह में देखी होगी ना, वो ऐसा वो होता है ना, उसपे ऐसे वो बने होते हैं और उससे बर्फ को खोद कर रास्ता बनाते हैं। हाँ, तो उसको उन्होंने क्या कहा कि उससे रास्ता बनाना पड़ा। मुझे इसकी इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। दांता किसको बोला गया, जो उसमें बना रहता है ना, वो आना बोलते हैं। हाँ, वो अलग होता है। एक फावड़ा होता है जो पूरा ऐसा फ्लैट होता है और वो बर्फ वाला अलग होता है। उसी चीज को खोदने वाला वो अलग होता है। तो फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका ने क्या कहा कि वो खतरनाक जगह थी, हर जगह खतरा ही खतरा था, इधर जाओ तो ये हो जाओ, उधर जाओ हो जाओ। चेक कर लो बेटा, टाइम पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना। वो थोड़ा सा आप लोग खुद एक चीज देख लेना, अगर कहीं स्पेलिंग किसी की गलत दिखेगी तो पढ़ने के टाइम सुधारने की कोशिश करना बेटा। हाँ, ये आप सब लोग नोटबुक लाओ बेटा। हाँ, होमवर्क किया नहीं है? होमवर्क किया है, बनना है। अरे बहुत सही है बेटा। अभी मुझे कैसे पता कि आपने किया है कि नहीं किया है?
डेली 2 लेक्चर होता है आप लोगों का, आज एक ही होता है, तब भी नोटबुक पूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं एक होता है। चलो आज फर्स्ट टाइम मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं कभी देखूं, मतलब ऐसा नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से किसी का नहीं हुआ? ये होमवर्क था क्या? आज ये भी रह गया। अच्छा, मुझे लगा मैंने पिछली बार लिखवाई। नहीं, ये आधे में बेल बच जाती है, नहीं आधा उधर आधा उधर। चलो लेक्चर में सबसे पहले आप लोगों का देखूंगी, इन लोगों का बाद में।